कौन जुड़ गया है? नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो 58 सीटें हैं, पहले चरण का चुनाव है जहां उन 58 सीटों पर चर्चा करने के लिए है। जाति, धर्म, मजहब, पंथ, सारी चीजें चुनाव में आ गई और जिस 5 साल जिस विकास की चर्चा हो रही थी वो विकास वहां बौना हो गया है। अब लोग ये नहीं कह रहे कि हमने क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कुछ योजनाओं का जो लाभ नीचे गया है उसकी बात कर रही है, बाकी जाति गोलबंदी और धार्मिक भेदभाव की बातों से चुनाव जीतने की बात हो रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिठास कैसी है इस पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली से जुड़ा हुआ लगभग सारा एरिया है और अच्छी कृषि होती है, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहला सवाल एम.के. अग्रवाल साहब से करेंगे। जो आज बजट पेश हुआ है, तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें हिलाल नकवी साहब कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे साहब राष्ट्रीय लोक दल से हैं, धर्मेंद्र राय जी भारतीय जनता पार्टी से और प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, पहला सवाल आपके करेंगे, बाकी हिलाल नकवी साहब अभी आपको बताएंगे क्योंकि वो भी अर्थशास्त्री हैं। हालांकि प्रयास करेंगे कि हिलाल साहब पॉलिटिकल सवालों का हमारे जवाब दें। क्या जो बजट आया है उसमें क्या उत्तर प्रदेश को मिला है इस केंद्रीय बजट में? और देखिए, जहां तक इस बजट की अगर हम बात करते हैं तो इस बजट का फोकस मुख्य रूप से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ रहा है। और डिजिटल में भी अगर हम कृषि क्षेत्र में देखते हैं तो सुबह 11 बजे तक कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि वहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात होगी, और या इतने बड़े पैमाने पर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा के दोनों तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की, या जिसको हम लोग नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं, जैविक खेती कह सकते हैं, वो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मुझे लगता है चाहे पर्यावरण की दृष्टिकोण से हो, चाहे किसानों की उन्नति के दृष्टिकोण से हो, एक अच्छी परियोजना ये कृषि के दृष्टिकोण से है और इसका भरपूर लाभ उत्तर प्रदेश को उठाना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा बेल्ट उत्तर प्रदेश में है, गंगा का पार्ट है, उतना और प्रदेशों में नहीं है। और दूसरी बात, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी या इस प्रकार डिजिटल इकोनॉमी की बात है, जैसे जनधन योजना का लाभ लिया लोगों ने, तो मुझे लगता है इस योजना को, जिसको हम कह सकते हैं साइज न्यूट्रल है, छोटा किसान है या बड़ा किसान है, सब लाभ ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है। दूसरा, जिस प्रकार से डिजिटल इकोनॉमी को ग्रामीण परिवेश के सरकारी विद्यालयों के बच्चे जो अछूते रह गए थे पढ़ाई से कोरोना काल में, क्योंकि उनके पास डिजिटल सुविधा उस रूप में उपलब्ध नहीं थी जो कि अन्य के पास उपलब्ध थी, उनके लिए जिस प्रकार से 200 चैनल उनकी भाषा में, उनकी कक्षा की आवश्यकता के अनुरूप चलाने की बात है। और इसी प्रकार से यदि हम युवाओं को देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश डेमोग्राफिक तरीके से सबसे ज्यादा युवा प्रदेश माना जाता है,
तो जो डिजिटल स्किल डेवलप करने की बात है या डिजिटल विश्वविद्यालय की बात है, एक नई पहल है जिसको हम कह सकते हैं कि अमृतकाल का एक नया पहल है। तो निश्चित तौर पर ये सारे उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हिलाल साहब, ये तो अर्थशास्त्र है, जाहिर है कि आपकी समझ में ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन हमारा इससे अलग भी सवाल है आपसे। कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किन संभावनाओं के साथ चुनाव में है, ये हमारा ज्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि चर्चा अभी और भी होगी और बजट पर तमाम चर्चा होती रहेगी। देखिए, कांग्रेस का इस बजट के आने के बाद संभावनाएं वहां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, बढ़ गई, क्योंकि इस बजट में कृषकों के लिए कुछ भी नहीं है, एक भी चीज नहीं दी गई है। ड्रोन जरूर उड़ेगा, उससे उर्वरक जरूर होगा, लेकिन उर्वरक की जो कीमतें हैं वो किसान नहीं दे सकता है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये भी एक मुद्दा होगा। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये भी एक मुद्दा होगा कि जब हिलाल साहब थोड़ा सा, अगर हिलाल साहब मेरी आवाज सुने तो कैमरे को इस तरह फ्रेम करिए कि सर का हिस्सा थोड़ा ऊपर ज्यादा, थोड़ा सा, हाँ बस जी, अब आप बात करिए सर जी। हमारा ये भी एक मुद्दा रहेगा कि जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है में केंद्र सरकार ये वादा करती है कि कुल 60 लाख रोजगार पूरे देश में, वो भी 5 वर्ष में उपलब्ध कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितना रोजगार उससे आएगा, ये हमारे लिए निश्चित रूप से वहां का एक मुद्दा होगा। हमारे लिए निश्चित रूप से ये एक मुद्दा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग लाइन लगा करके राशन लेते हैं, ऐसे में उनके घरों में टीवी सेट पहुंच जाएगा जिस पर बैठ करके वो अपनी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे, वहां पे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये जो एक भद्दा मजाक किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट में, भी वहां पर मुद्दा रहेगा। एक बात कह दें, ये जो कोरोना का दौर था, इसमें तो ऑनलाइन मोड में ही सारी शिक्षा हुई, तो ऐसा अगर कर दिया तो कोई अपराध तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं अपराध है। हमने कब कहा अपराध है? हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप ये हमको बताइए कि जहां पर कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा थी और कुल 28% लोगों तक की वो शिक्षा पहुंच पा रही थी, जो लोग एक सेट नहीं ले पा रहे थे अपना इसका क्या नाम है मोबाइल का, वो अपने घरों में टीवी लगा करके और शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये अपने आप में एक मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है ये जनता के साथ कि वो कैसे उस शिक्षा को प्राप्त करेंगे जहां पर 15 करोड़ लोग लाइन लगा करके वो भोजन प्राप्त करते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना भोजन ले सके। तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये सारे के सारे वहां पर मुद्दे बने रहेंगे। बेरोजगारी है, और अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई के लिए कुछ भी उसमें नहीं किया गया है, ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। तो संभावना ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। हिलाल साहब, संभावनाएं आपकी बनी हुई ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, पूरी तरह से है, और इस बजट के बाद आसान हो गया है। तो लोकदल संभावनाएं तो लोकदल की भी बनी होगी अनिल जी, जिस तरह की बात कर रहे हैं हिलाल साहब। हमारा एक सवाल आपसे है, और हमारे एक बड़े नेता ने हमसे कहा है कि आप गठबंधन की बात कर रहे हो, लेकिन लोकदल के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मसूद अहमद, उन्हीं को टिकट नहीं दिला पाए हो उत्तर प्रदेश में, तो क्या संदेश जाता है इससे, और उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है? दोनों सवाल एक साथ हैं आपसे। देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है जी, और समाजवादी पार्टी के साथ हम 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे में कोई विभेद नहीं कर रहा है, कहीं पर कोई मतभेद नहीं है। दलों से दिल मिल गए। हाँ, दो सब लोग मिलकर के एक दूसरे को के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे को जिताने की बात कर रहे हैं। और उसमें कहाँ कौन सी सीट किसको मिली है, ये सब सूचियां आ रही हैं, और उसमें किसको कहाँ मिलेगा वो स्पष्ट होता चला जाएगा कि कहाँ पे कौन लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी मिल करके ये फैसले ले रहे हैं कि जहाँ पर जो जीतने की स्थिति में हो, जो अच्छा उम्मीदवार हो, उसको लड़ाया जाएगा। और इसमें उसी हिसाब से जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। आप लोग भी टिकट काटने पड़े तो काट दीजिए। नहीं, अब वो टिकट तो मांगने का सबका अधिकार है। टिकट सभी लोग मांगते हैं, और टिकट देने का अधिकार तो केंद्रीय नेतृत्व को है। दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व उस पर फैसला लेंगे। जो भी फैसला ले रहे हैं वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार है। जहां तक पहले चरण की बात है, मैं आपको बताऊं कि पहले चरण के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का
को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। और जो जिस तरह का रुझान है, जिस तरह वहां पर जनसमर्थन मिल रहा है, लाखों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। जहां भी लोग जनसंपर्क करने जा रहे हैं उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लोग खदेड़ रहे हैं, लोग भगा रहे हैं, उनको जनता के विरोध, आप तो सुन रहे होंगे ना, जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घुस नहीं पा रहे हैं। गांव के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, गांव के बाहर लोग जो है उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं। ये दबंगई है आपके वहाँ के जो कार्यकर्ता नहीं, ये किसी रिएक्शन भी हो सकता है। ये कोई कार्यकर्ताओं की रामेन जी, ये कार्यकर्ताओं की दबंगई नहीं है। वहां की जनता इनसे इतना निराश हो चुकी है कि इन्होंने इतना छलने का काम किया, इतना जनता के साथ विश्वासघात किया। इन्होंने, चाहे वो गन्ना किसानों की समस्या रही हो, चाहे किसानों की समस्या रही हो, चाहे वो किसानों की आमदनी का सवाल रहा हो, चाहे महंगाई का सवाल रहा हो, सारे मुद्दों पर ये फेल रहे हैं। सारे मुद्दों पर इन्होंने किसानों के साथ छल किया, नौजवानों के साथ छल किया। गन्ना किसानों का आज भी हजारों करोड़ रुपया बाकी है। गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य ये नहीं दे पाए और उसकी वजह से वहां का किसान इनसे परेशान है। 1 वर्ष तक रामेंद्र जी किसान आंदोलन करते रहे। उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उनके आंदोलन को कैसे खत्म कराया जाए, केंद्र सरकार ने कोई भी उस पर विचार नहीं किया। 700 किसान एक एक कर शहीद होते रहे और 2 शब्द भी शोक करके केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं बोला। और जो किसानों के साथ वादा किया, जो किसानों के साथ इन्होंने वादा किया था समझौता करते समय, उस समझौते पर भी ये खरे नहीं उतरे। इसलिए किसान निराश है और 2022 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रहा है। को ये मुद्दा सूट करता है। हालांकि किसान आंदोलन वाला इशू लगभग बंद हो गया है, लेकिन अनिल जी को ये मुद्दा सूट करता है कि अभी चुनाव है विधानसभा का और इस पर वोट मिल सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। और जो लोग भी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को नहीं आने दे रहे हैं, जाहिर है वो कार्यकर्ता होंगे किसी दल के। कोई जन सामान्य ऐसा नहीं करता, कहीं भी नहीं जन सामान्य, रामेन जी, जन सामान्य कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता सड़क पर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इतने जागरूक है कि जब भी कोई मुद्दे होते हैं जनप्रतिनिधि बाद में आता है, जनता पहले सड़क पर आती है। वहां की जनता सड़क पर है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा रही है। हिलाल साहब भी रहेंगे 10 के बाद, हम भी रहेंगे, आप भी रहोगे, तो उतने हम लोग आगे बढ़े जितने में चीजें रहे। धर्मेंद्र जी, दोनों लोगों के, एक तो हिलाल साहब की आपने बात सुनी और हमारे अनिल जी की बात सुनी, कह रहे हैं कि वहां तो आपकी स्थिति बहुत खराब है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब तो वही देगा जिसमें दम होगा। तो दम से चुनाव होगा या ये जो मुद्दे कह रहे हैं कि नकारात्मक है, इस पर चुनाव होगा? देखिए, इन लोग के पास तो कोई मुद्दा नहीं है रामेन जी। सवाल ये है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को कैसे, जो लोग कल्याण के काम में लगी है सरकार, लगातार इन लोगों का प्रयास है कि कैसे बाहर। ये सत्ता के लोभी लोग हैं। 17 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, 19 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है और अब जाकर के उन्होंने लोकदल से किया है। तो ये किसके किसके पांव पकड़ेंगे सत्ता के लिए, और सत्ता किस लिए चाहिए कि फिर वही गुंडागर्दी का राज कायम हो जाए। सत्ता किस लिए चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मंदिर का निर्माण न हो, हज हाउस बनाया जाए। सत्ता किस लिए चाहिए कि यह फिर से इस उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज हुआ है, फिर से जंगल राज, माफिया घुटने नहीं टेके, वो विधानसभा में बैठे, वो मुख्यमंत्री आवास में बैठे और उसका हुक्म चले, उसके हुक्म की तामीली हो, इसलिए इनको सत्ता चाहिए। तो ये देश की, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। जो नेता, ये दुबे जी तो बहुत पुराने नेता हैं और इनको सब वस्तुस्थिति मालूम है कि होने वाला क्या है। सही नहीं बोल रहे हैं क्या दुबे जी? पहले 10 मार्च को ये सारे परिणाम आ जाएंगे और इनको लगेगा। आज भी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास रखती है। गरीब तबका, पिछड़ा तबका, दलित, वंचित, शोषित, आज सबके सभी दलों का भरोसा जनता के प्रति है। इन लोगों को लगता है कि जनता इनके साथ है। अब जनता किसके साथ है तो 10 के बाद पता चलेगा। अभी आपने सुना खदेड़ रहे हैं जी रहे साहब, इनका स्वरूप, इनका राजनीतिक चरित्र सामने आता है। ये 4 लोगों को लगा के सोशल मीडिया पर दिखा देंगे कि देखिए साहब
इनको खदेड़ा, ये आप छोड़िए। और लोकदल तो चौधरी साहब, नहीं, इसके तो हम भी इसका तो हम भी ये बात कहते हैं ना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई जीत दिला देंगे। बाकी रिएक्शन भी इसका जबरदस्त होता है, तो ये ना ही हो और सभी प्रत्याशियों को जाने दें, ये आवश्यक है। अपनी बात कहें, किसी को गांव में नहीं घुसने दोगे, कुछ सामंती जातियां होंगी, तो इससे तो चुनाव नहीं होता है ना। प्रचार नहीं करने देंगे, लाठी डंडा चलाएंगे। अग्रवाल साहब, एक और बड़ा इशू बहुत विपक्ष उठाता है, हिलाल साहब भी उठाते हैं, अनिल जी उठाते हैं, तमाम और दल उठाते हैं कि भाई रोजगार के अवसर बहुत कम हो गए उत्तर प्रदेश में, बड़ी नाकारा सरकार है। क्या है आंकड़े सही इसके, अग्रवाल साहब? इसके बाद हम हिलाल साहब के पास एक जो आंकड़ा था और इसके प्रामाणिक आंकड़े कई दफे नहीं आ पाते हैं, ये भी एक सत्य है। जो रिसेंट सीएमआई का डेटा है और उसको एक लेख मैंने अभी कोट भी किया है, उसमें बेरोजगारी घटी है। और बेरोजगारी को अगर एक जो हमारे यहाँ जब हम लोग चर्चा करते हैं इस प्रकार की, तो दो प्रकार से देखते हैं। एक बेरोजगारी देखते हैं कि भाई सरकारी नौकरी नहीं मिली, और काफी उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस है। कोरोना के दौरान निश्चित तौर पर व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आय हो, सब में कमी आई। लेकिन अच्छी बात यह रही भारतीय परिवेश में कहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश ने काफी अग्रणी भूमिका निभाई कि कोरोना संकट से निपटे। वैक्सीन के कारण जो हम बाउंस बैक किए हैं और पूरी इकोनॉमी को आप देखें तो जिस प्रकार से एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में भरोसा जगा है और लोगों का जो व्यापार है फिर से वापस अपने पटरी पर लौट रहा है। ये कई आंकड़े हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो अगर हम देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, उससे भी निकल करके आता है। और कम से कम आज के दिन एक हम कह सकते हैं कि एक फेवरेबल चीज है। जो हम जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहे थे बहुत पहले, मतलब आप कह सकते हैं कि अब तो वो रहे नहीं, तो उस दौरान यानी कि 7-8 साल पहले की बात अगर हम करते हैं, जॉबलेस ग्रोथ की बात करने लगे थे। अब कम से कम ग्रोथ विद जॉब्स की बात हो रही है, ये अच्छी बात है। और इतने दिनों का बेरोजगारी अगर कोई कहे कि साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा अपेक्षा करना है, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश के साथ ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो चीजें बाउंस बैक कर रही है। एमएसएमई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हिलाल साहब, एक गंभीर सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। हम अब ये अपेक्षा करते हैं कि आप साफ गोई से हमारे सवाल का जवाब दोगे। पिछली बार का अनुभव, कांग्रेस, आरएलडी, सपा, बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब एक थे, तब भी लोक दल के प्रत्याशी चुनाव हार गए 2019 में। एक तो उससे क्या कांग्रेस ने अनुभव लिया है कि उसको अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता और अपने प्रत्याशी को ले जाना चाहिए, और वो समाजवादी पार्टी के लिए नंबर 2 की पार्टी ने और राष्ट्रीय पार्टी की तरह चुनाव लड़े, भले ही समाजवादी पार्टी को उसका कोई नुकसान हो, ये कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है क्या? देखिए, कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट रूप से ये तय किया हुआ है कि हमको न सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है उसको मजबूत करना है, उसको आगे लेकर के आना है, बल्कि ये भी एक निश्चित सी बात है कि हमने जो सशक्तिकरण की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, उसके ऊपर जोर दिया है। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हमने रोजगार का पूरा एक चार्ट बना करके दिया है कि किस तरह से हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति करना चाहती है, वो धर्म की, जाति की राजनीति नहीं करना चाहती, वो इस चक्कर में फंसना भी नहीं चाहती है। हमारे यहाँ से कहीं किसी तरह का कोई भी एक भी ऐसा बयान नहीं आया है। हम अपने मुद्दों पर अडिग हैं कि हम महिला सशक्तिकरण करने की बात करते हैं, हम लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने की बात करते हैं, हम किसानों के उत्थान की बात करते हैं। उनको आज से हमने बता रखा है कि हम उनको कितना एमएसपी जो है वो गन्ने पे बढ़ा करके देंगे, 400 की बात हम कर रहे हैं। हम जो है गेहूं और चावल की क्या खरीद होगी हम उसकी भी बात कर रहे हैं, और हमने ये अन्य राज्यों में भी करके दिखाया है कि किस तरह से किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज बनकर के विधानसभा में जाना चाहती है, और वहां पर जो उनके मुद्दे हैं उनका हम हल निकालना चाहते हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। और महिला सशक्तिकरण सबसे ज्यादा जो कांग्रेस ने लगातार कोशिश की है, लेकिन बहुत से दलों ने उसके उस वक्त साथ नहीं दिया। लोकसभा में हम अपना उस बिल को पास नहीं कराने की स्थिति में थे, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कभी भी महिलाओं के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दी है। आज की तारीख में महिलाओं की जो हालत है वो हम सब नहीं, मेरी समझ में तो आ गई है। पता नहीं सपा आरएलडी समझ पा रही कि नहीं। आपका एजेंडा ठीक है, एक पार्टी के रूप में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छा है।
अनिल जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दो लड़कों की जोड़ी ने जनता को ठगा, इस बार भी यही असर होगा आपके गठबंधन का? देखिए रामेन जी, हमारे गठबंधन का हश्र क्या होगा ये वो नहीं डिसाइड करेंगे। हाँ, वो जनता ये जनता डिसाइड करेगी, और जनता डिसाइड कर चुकी है। तभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को सपने में भी हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी याद आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाषण देते समय उनको चौधरी जयंत सिंह का ही चेहरा याद रहता है, अपने भाषणों में, अपनी मीटिंगों में, और यहाँ तक कि एक जाति के नेताओं की मीटिंग उनको बुलानी पड़ी। ये डर है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का डर है। उनको पता चल गया है कि उनकी जमीन खिसक गई है, और वो जमीन राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है। और इसका कोई कारण ये नहीं है कि ये केवल भाषण दे रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले 5 वर्षों तक सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया। इन्होंने जनता के साथ छल करने का काम किया। इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी, और रोजगार कितने लोगों को दे पाए? इनके विज्ञापनों में 4.5 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश में आता है, और वादा था कि 70 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का काम करेंगे। तो नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। ये बिजली महंगी करके इन्होंने दी, पेट्रोल डीजल गैस के दाम महंगे हो गए, लोगों को राशन पानी की दिक्कत हो गई। कोरोना काल को लोग भूले नहीं हैं, कोरोना काल को आज भी लोग याद कर रहे हैं। किसानों की नेताओं को याद कर रहे हैं किसान अनिल जी, नहीं, घरों से बाहर नहीं निकले, नहीं, सबको याद कर रहे हैं। हमारे लोग तो उस मंजर को भी लोगों को याद होगा जब मजदूर पैदल चले, और अगर उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया तो किसानों ने किया, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने उनकी मदद की। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रवक्ता धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, अगर फोन रख दो तो हम आपका सवाल पूछ लें। ये क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने आंकड़े दोहराएगी, या हिलाल जी और अनिल जी आपको रोकेंगे, आने नहीं देंगे यहाँ तक? ये कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता वह भूली नहीं है जिनको इस अपने भारतवर्ष में, आजाद भारत में घर से छोड़ करके पलायन करना पड़ा। वह दुख आज इनको वह याद आ रही है, जाट समुदाय। और जब एक अपराधी ने, एक माफिया ने, जिस तरह से नाहिद हसन का आपने वीडियो देखा होगा, आपके पास होगा भी, जिस तरह से वह कह रहे हैं, जिस तरह से वह कटुता पैदा कर रहे हैं कि आप हिंदू जात के अगर सब्जी बेचने वाले भी हैं, सब्जी कौन बेचता है? सुनकर बेचते हैं। हमारे मौर्य बिरादरी के बहुत कहीं इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। जो पटेल, ये आप पुराने मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठाने की बात करती है। नए मुद्दे कुछ है नहीं, नए काम आपने कुछ किए नहीं, आप तो वही पुरानी बातों को उभारने की बात करते हो। आप पलायन, वहां कहीं कुछ हुआ ही नहीं, पलायन मुद्दा ही नहीं है। आप उन्हीं मुद्दों पर जाइए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता गन्ने के मुद्दे पर आ गई है, किसान के मुद्दे पर आ गई। रामेन जी, वहां पर गन्ने का मुद्दा चलेगा, वहां पर किसानों के मुद्दे चलेंगे। अब ये मुद्दे वहां पर नहीं चलने वाले। बाकी खाई भर गई ना। क्या मुजफ्फरनगर का दंगा जनता भूल गई है? वहां पर दंगे का कारण भी तो उनको पता है। दंगे किसने कराए, दंगे क्यों हुए? बिल्कुल, ये सरकार के चलिए कानून व्यवस्था की जो बेहतर व्यवस्था है उससे घबरा करके चलिए, भारतीय जनता पार्टी वहां काम के सहारे मैदान में है, और आरएलडी और जो गठबंधन है वो भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है। आप सभी लोगों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज को रोक रहे हैं, हमारे पास इतना ही समय था। अगले दिन फिर किसी चर्चा में साथ बैठेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी समय उसमें बात करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जो लोग वोट देने जा रहे हैं वो अपना प्रतिनिधि सोच समझ कर चुने। इसी निवेदन के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।